नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग रही है कि जो यूनिट 2 है, सेकंड यूनिट जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लगभग 25-30 प्रश्न आते हैं, तो वो यूनिट करवाई जाए। ठीक है, बात सही भी है आपकी कि 25-30 प्रश्न आते हैं, लेकिन बात ये है कि हमें करना है एग्ज़ाम पास। और जब एग्ज़ाम पास करने की बात आती है, तब ये नहीं देखा जाता कि किस यूनिट से अधिक प्रश्न आते हैं, किससे कम आते हैं। यह देखा जाता है कि एक्यूरेसी किस चीज़ को पढ़ने से, किस यूनिट को पढ़ने से कम समय में अधिक एक्यूरेसी और अधिक से अधिक सवाल हल किए जा सकें। वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपने 2-3 साल तो हिंदी साहित्य पढ़ा ही पढ़ा है। अगर आपने एमए किया तो 2 साल हिंदी साहित्य पढ़ा है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 3 या 4 साल पढ़ा होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको इस यूनिट के अंदर कुछ भी नहीं आता हो। कुछ तो आपने पढ़ा है। तो अगर 20-25 प्रश्न आते हैं या 30 प्रश्न आते हैं, तो 10-12 प्रश्न तो आप करने में सक्षम होंगे ही होंगे। वो इसलिए, क्योंकि 10-12 प्रश्न के इसलिए कहता हूँ, अगर 30 प्रश्न में आप पूरी टिप्पे मारें, ठीक है, और अंदाज़ा लगा के प्रश्न करें, तो भी 5-7 प्रश्न तो ऐसे ही सही हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और 3-4 प्रश्न तो ऐसे हो ही नहीं सकते जो आपको आते नहीं हो। तो 10-12 प्रश्न तो हो जाते हैं। बात ये है कि हमें पहुँचाना है इसको 20 या 22 तक स्कोर 30 में से। ये है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए यही तरीका हो सकता है जो मैंने सोचा आप लोगों के लिए, और अब से अप्लाई करेंगे आज से हम, कि मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताया था कि हम लगभग 10 घंटे की 10 घंटे की 10 क्लास लेंगे लगभग। प्रत्येक क्लास 10 घंटे की नहीं, एक क्लास 1 घंटे की या 45 मिनट की, 50 मिनट की, 1.5 घंटे की होगी। 10 क्लास लेंगे। 10 क्लास के अंदर इस प्रकार से पढ़ेंगे कि उन 10 क्लास से बाहर प्रश्न नहीं जाए। धीरे पढ़ेंगे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तथ्यों की बॉम्बार्डिंग नहीं करेंगे, नॉर्मल सी करेंगे, जिसमें से आराम से प्रश्न आते हों, उसी प्रकार से पढ़ेंगे। और ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे कि आपको याद भी हो जाए चीज़ें, ठीक है? तब पूरी संभावना है कि प्रत्येक जो क्लास होगी उससे 2 या 3 प्रश्न आपको वहाँ मिल जाए। और जब 2 या 3 प्रश्न अगर प्रत्येक कक्षा से आपको मिल जाएँगे वहाँ पर, तो आपके 20 प्रश्न तो हो ही जाएँगे वहाँ पर वैसे भी। तो 20 प्रश्न हमारा करना लक्ष्य है, और इस वजह से क्या करते हैं कि हम छोटे-छोटे टॉपिक में डिवाइड कर देते हैं। सीरीज़ में नहीं पढ़ाऊँगा कि पहले आदिकाल पढ़ाऊँ, फिर भक्ति काल पढ़ाऊँ, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल के जितने भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, इस प्रकार से नहीं पढ़ाऊँगा। मैं पढ़ाऊँगा उस प्रकार से जिस प्रकार से आपको अधिकतम तरीके से याद हो सके, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़। फिर एक क्लास लूँगा ऐसी जिसमें ओवरऑल अप्रोच बने हिंदी साहित्य के इतिहास के, अर्थात विभिन्न कालों की। कौन-सा काल कब से कब तक है, किसने क्या नाम दिया, इस प्रकार की क्लास जो 1 डेढ़ घंटे क्लास होगी। अब सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जैसे आज मैं क्लास लूँगा छायावाद की, ठीक है? छायावाद में 4 प्रमुख लेखक हैं, कवि हैं। उन चारों कवियों की जितनी भी रचनाएँ हैं, ठीक है? उनमें उन रचनाओं के अंदर और कौन-कौन सी रचनाएँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और फिर इस क्लास को यहीं छोड़ देंगे। 1 घंटे की क्लास होगी लगभग, मेरा ऐसा मानना है। और इस 1 घंटे की क्लास के अंदर हम पूरा छायावाद के अंदर जितना भी तथ्यात्मक जानकारी, परीक्षा में 2 प्रश्न आज की कक्षा से आएँगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। आएँगे मतलब आएँगे, और याद करके जाओगे आप यहाँ से, इस बात की भी गारंटी, अगर आपने 1 बार कक्षा सुन ली या 2 बार सुन ली तो। इस प्रकार से ट्रिक बनाएँगे और चीज़ों को समझेंगे। मैं हर बार या 2-3 क्लासों में आगे भी कह चुका हूँ कि टीचर की भूमिका आज के समय में ये होनी चाहिए कि पहले तो वो पढ़ें, बोर्ड पर लिखें, फिर बताएँ कि इन के अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें, अर्थात संकल्पनात्मक जानकारी है जो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वो प्रदान करें। साहित्य भी बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होता, वो भी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, सहसंबंध होता है उनका भी, ठीक है? ब्रज भाषा के अंदर कविताएँ लिखी जा रही है, तो क्यों लिखी जा रही है? उसके पीछे समाज विज्ञान है। तो वो समाज विज्ञान को समझना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये कॉन्सेप्चुअल होती है। तो वो भी बताया जाए आपको, फिर आपको बताया जाए कि इन चीज़ों को रटें कैसे? आप अपने दिमाग में कैसे सहसंबंध बनाएँ, चाहे निमोनिक्स का यूज़ करें, चाहे किसी गाने का यूज़ करें, चाहे कविता का यूज़ करें, चाहे किसी प्राकृतिक दृश्य का यूज़ करें, किसी भी चीज़ का उपयोग करें। लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य है याद करना। याद करने से, रटने से, ट्रिक से कन्फ्यूज़न दूर होते हैं। एक और भी बात बता देता हूँ, बार-बार पढ़ने से भी कन्फ्यूज़न दूर होते हैं। हम कई बार देखते हैं ना कि हमने चीज़ें पढ़ रखी लेकिन परीक्षा में याद नहीं आती। कारण क्या है? क्योंकि रिकॉल नहीं हो पाती चीज़ें। रिकॉल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मसल मेमोरी के अंदर चीज़ें शामिल नहीं होती।
समझ गए आप सारी बात को? ये जितनी भी चीज़ें कह रहा हूँ, सारे मेरे अनुभव से कह रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अनुभव ऑब्जेक्टिव पेपर के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है। खुद की तारीफ़ की बात नहीं लेकिन है, और वो इसलिए है क्योंकि मैं हर चीज़ को एक दूसरी चीज़ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ और उसी प्रयास के कारण वो चीज़ें इस प्रकार से उसकी बुनियाद बनती है कि वो चीज़ें भूली नहीं जाती और वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा। अब इतना ही ज्ञान दूँगा, 2-5 मिनट आपके वेस्ट कर दिए मैंने, लेकिन ये ज्ञान की बातें हैं जो आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है? तो आज हम कर रहे हैं छायावाद के बारे में बात। अरे! इसमें टेप के अंदर बड़ी दिक्कत हो गई एक। छायावाद का काल क्या आपको पता होगा? कुछ 1918 से मानते हैं, कुछ 1920 से मानते हैं। हम 1918 से 1936 ईस्वी मान लेते हैं। क्लियर? छायावाद हिंदी साहित्य का ऐसा काल है जिसमें ये कहा गया कि भई रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुख है और अंतर्मुखी चेतना का प्रवाह है और कवि अपने भीतर का सत्य लिखता है और व्यक्तिवाद भी प्रखर है यहाँ पर। ये सारी बातें। इसके क्या प्रकृति है, क्या लक्षण है, जितनी भी हैं वो हम जब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर पूरा पढ़ेंगे, प्रत्येक काल की विशेषताओं और प्रवृत्तियों को पढ़ते हुए, ठीक है? तब पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे जो 4 लेखक हैं छायावाद के, उनकी प्रमुख रचनाएँ कौन-सी है तथा उन रचनाओं की क्या विशेषता है और उनको कैसे याद करें, इतना ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कालक्रम। कालक्रम में अगर आपने जब हमने कालक्रम वाली क्लास कराई थी क्लास 1 और क्लास 2 तो आपने देखा होगा कि इनका कालक्रम क्या है छायावाद के कवियों का। जयशंकर प्रसाद की बात करते हुए हमने ये कहा था कि जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद से 9 वर्ष छोटे हैं, ठीक है? और प्रेमचंद से 9 वर्ष छोटे भी उनकी पत्नी है। प्रेमचंद कब पैदा हुए थे? 1880 ईस्वी में। तो जयशंकर प्रसाद कब पैदा होंगे? 1889 ईस्वी में। फिर हमने बात की थी निराला की। निराला के लिए हमने कहा था ये किससे 10 वर्ष और छोटे हैं? ये प्रसाद से 10 वर्ष छोटे हैं। तो कब पैदा होंगे? 1899 ईस्वी में। फिर बात आई थी सुमित्रा नंदन पंत की। वो निराला से 1 वर्ष छोटे हैं, ठीक है? तो कब पैदा हुए? 1900 ईस्वी में। और फिर एकमात्र कवियत्री जो है इस काल की, 4 गलत लिख दिए यहाँ पर, 3। और 4 नंबर कौन है? महादेवी वर्मा। इनका जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में 2 और हिंदी साहित्य की महान हस्तियों का जन्म हुआ था। उनका क्या नाम है? एक तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और दूसरे कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 2 भी इसी काल के अंदर, इसी सन के अंदर पैदा हुए थे, इसी साल में, ठीक है? ये 4 हो गए इनका कालक्रम। ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। तो जयशंकर प्रसाद अगर सबसे पहले पैदा हुए, सबसे अग्रणी है इनमें से, तो हम मानते हैं कि इनका सबसे पहले हमको अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि इनकी इनकी क्या रचना संसार है, क्या-क्या लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने कविताएँ भी लिखी है, कहानियाँ भी लिखी है, नाटक, उपन्यास, निबंध सब कुछ लिखा है। लेकिन यहाँ पर छायावाद के अंदर जयशंकर प्रसाद को पढ़ने का अर्थ इतना सा है कि उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं, जो उनका काव्य संसार है, रचना संसार नहीं, काव्य संसार, उस काव्य संसार के बारे में ही बात करेंगे। और काव्य संसार का अर्थ ये हो गया कि उनकी केवल और केवल रचनाएँ। जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ 2 प्रकार की मिलती है। एक तो मिलती है ब्रज भाषा के अंदर लिखी हुई रचनाएँ, जो कि इनकी प्रारंभिक रचनाएँ हैं। दूसरी मिलती है खड़ी बोली की रचनाएँ। तो हम देखेंगे कि ब्रज भाषा की रचनाएँ कौन-सी है और खड़ी बोली की रचनाएँ कौन-सी है। फिर देखेंगे याद रखने का क्या तरीका है।
ठीक है। देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को याद करें उससे पहले आप एक कहानी सुन लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, प्रेमी है, प्रेम का पथिक है। वो अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए जंगल जंगल घूमता है। ठीक है, जंगल जंगल घूमता है, जंगल में घूमने के लिए जाता है कि कहीं मेरी प्रेमिका मिल जाए, खो गई है वो। जंगल में गया, जंगल में जाता है तो देखता है कि वहाँ एक झरना बह रहा है। ठीक है, झरना बह रहा है और झरना बहने की वजह से हम ये मान सकते हैं कि झरने के आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, और उन आंसू को, झरना जब बहता है उससे पानी गिरता है तो क्या बनती है? लहर बनती है। और जब लहर अत्यंत खतरनाक हो जाती है तब क्या आता है? प्रलय आता है। याद रह जाएगी। एक प्रेम का पथिक, एक प्रेमी जो प्रेम का पथिक है, अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए कानन में जाता है, अर्थात जंगल में जाता है। ठीक है, वो जंगल में जाता है तब वहां देखता है एक झरना रो रहा है, अर्थात झरने का पानी गिर रहा है नीचे। समझ गए बात आपको? रो रहा है तो क्या निकल रहे हैं? उसके आंसू निकल रहे हैं और उन आंसुओं की बन रही है लहर। लहर से क्या हो रहा है? प्रलय। समझ गए आप? ये तो जान सकते हैं आप कि झरना है, झरना जब रोता है अर्थात उससे आंसू फूट पड़ते हैं, अर्थात पानी फूट पड़ता है और फिर उन पानी की लहर बन जाती है और उस लहर से प्रलय आ जाता है। कुछ तकलीफ हुई याद रखने में? नहीं हुई होगी। तो याद इस तरीके से याद करते हैं। जो इनका पहला का कविता संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, उसका नाम है प्रेम पथिक। दूसरा याद रखना है अपने को, कानन कुसुम। तीसरा है महाराणा का महत्व। चौथा याद रखना है अपने को, झरना। झरने के क्या गिर रहे हैं? आंसू। आंसू से क्या बन रही है? लहर। और लहर से क्या आ रहा है? प्रलय। प्रलय को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली रचना इनकी क्या है? प्रेम पथिक। क्या नाम है रचना का? प्रेम पथिक। ये 1905 और 1913 इसका वर्ष बताया जाता है। दोनों ही मिलते हैं इनके। आप 1905 1913 याद रखिए। प्रेम पथिक, ये कौन सी रचना है इनकी? यह है इनकी ब्रज भाषा की रचना। कौन सी रचना है? ब्रज भाषा की। फिर आती है इनकी कानन कुसुम। इसका प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी में। कानन कुसुम को जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रथम कविता संग्रह माना जाता है। ये प्रसाद का प्रथम खड़ी बोली संग्रह है। याद आ गया? कानन कुसुम, कानन का अर्थ होता है जंगल, वन। प्रेमी गया प्रेमिका को ढूंढने, कहाँ गया? कानन के अंदर। ठीक है, बीच में एक रचना आ गई महाराणा का महत्व। ठीक है, इसको आपको अलग तरीके से याद करना है। ये छपी थी 1914 में। और ये क्या है? एक ऐतिहासिक खंड काव्य। क्लियर? याद रह जाएगा। महाराणा का महत्व 1914 में छपा था, ऐतिहासिक खंड काव्य है। फिर आता है झरना। झरना, आंसू, लहर। ठीक है, तो झरना प्रकाशित होता है 1918 ईस्वी में, इसका प्रथम संस्करण। और इसका दूसरा संस्करण होता है 1927 में। आपको याद रखना है प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में झरना का। ठीक, फिर आता है आंसू। आंसू कब प्रकाशित हुआ था? प्रथम बार 1925 में, दूसरी बार 1933 ईस्वी में। फिर आती लहर। लहर का प्रकाशन हुआ था 1933 के अंदर। क्लियर? और हमने बात की थी प्रलय की। लहर आने से क्या होता है? प्रलय। प्रलय कौन सी रचना के अंदर आता है? कामायनी के अंदर आता है। प्रलय किसमें होता है? कामायनी की घटनाओं
की जो शुरुआत है वो होती है प्रलय से। तो कामायनी 1936 ईस्वी, कहीं कहीं 37 भी दिया हुआ है, 1936 ईस्वी। ये हो गई हमारे जितनी भी प्रसाद की जो भी काव्य रचनाएं हैं, काव्य संग्रह, उनके बारे में बात। ठीक, यहाँ आपने देखा होगा कि कानम कुसुम जो रचना है, प्रसाद का प्रथम खड़ी बोली संग्रह है, लेकिन इसमें इतना छायावादी दृष्टिकोण उभर कर नहीं आता। प्रेम पथिक ब्रज भाषा की रचना है, इस वजह से महत्व नहीं है। महाराणा का महत्व जो रचना है वो ऐतिहासिक खंड काव्य है, अर्थात हम बात कर रहे हैं छायावादी, तो छायावाद यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलता। समझ में आ गई बात आपको? तो प्रसाद की जो प्रथम छायावादी रचना मानी जाती है, काव्य संग्रह मानी जाती है, वो है झरना। और इसमें भी कविता का नाम क्या है? प्रभात। ठीक है, कविता का नाम प्रभात। झरना से छायावादी काव्य की शुरुआत मानी जाती है। प्रसाद के जीवन में, जयशंकर प्रसाद के जीवन में प्रथम छायावादी रचना कविता के रूप में प्रभात और काव्य संग्रह के रूप में झरना। लेकिन यहाँ झरना के पास में ही इस जगह पर एक चीज और आप याद रख सकते हैं, उसका नाम है चित्राधार। ये मान सकते हैं कि झरना गिरते हुए देखा तो उसने सोचा, प्रेमी ने, कि चलो प्रेमिका तो नहीं मिल रही, इसी का चित्र बना लेते हैं। ठीक, तो चित्राधार ये ब्रज भाषा का है, इस वजह से इसको मैंने थोड़ा अलग रखा था। ब्रज भाषा प्लस खड़ी अर्थात मिश्रित है। ये बात, क्या ये कहाँ कविताएं, जितनी भी ये कविता संग्रह आपको याद रह जाएगा? मैं ये समझूं कि प्रसाद आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाएंगे। उम्मीद तो यही करता हूँ कि याद रह जाएंगे। अब चीज है आंसू। आंसू छपी थी 1925 के अंदर, प्रकाशित हुई थी। इस आंसू संग्रह के कारण छायावाद की वास्तविक शुरुआत किससे मानी जाती है? आंसू से मानी जाती है। छायावाद की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है आंसू से। क्लियर होगी बात? यहाँ होगी प्रसाद की रचनाएं पूरी। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और भी जो हम बात जान लेते हैं। जैसे आंसू हो गया, आंसू क्या है? इस पूरे कविताओं में छंद है। इन छंदों के अंदर हुआ क्या है कि पूरे छंद के अंदर ही आंसू छंद का प्रयोग किया गया, पूरी रचना के अंदर ही, छंद नहीं, पूरी रचना के अंदर आंसू छंद का प्रयोग किया गया है। और आंसू एक 14 मात्राओं का छंद है। कितनी? 14 मात्राओं का छंद है। क्लियर होगी बात? झरने के पड़ते आंसू, आंसू से बनती लहर, और लहर से आता है प्रलय अर्थात कामायनी। आंसू को आप ऐसे समझना, आंसू पानी से ही बनते हैं। ठीक है, तो पानी पड़ रहा है झरने के, तो झरना पहले आता है, फिर उसके आंसू निकलते हैं, ये याद रखना। झरना, आंसू, फिर आंसू की लहर बनती है, क्योंकि पहाड़ों से कूद कूद के पानी जाएगा तो लहर बनेगी उसकी, और लहर बनेगी और सामने कुछ आ गया तो उसका तो विनाश हो जाएगा अर्थात प्रलय हो जाएगा। ये चीज होगी। और ये सारी चीजें क्या किया? एक प्रेमी ने इस चीज का चित्र बनाया। ठीक है, वो प्रेमी क्या था? प्रेम का प्रतीक था, और अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर गया था, अर्थात कानन कुसुम 1913 ईस्वी। कानन कुसुम 1913 ईस्वी। ये मुझे लगता है प्रसाद आपको पूरा याद हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हमें और भी याद करने की जरूरत है, और वो एक कॉन्सेप्चुअल चीजें, जितनी आप ज्यादा याद करोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ उसका याद रह जाएगा, और उसी से एसोसिएशन बनता है। लहर जो काव्य संग्रह है इनका, लहर, ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रसाद का वैसे तो श्रेष्ठ प्रगीत संग्रह माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रेष्ठ प्रगीत संग्रह। लेकिन इस लहर काव्य संग्रह के अंदर अनेक प्रसिद्ध रचनाएं जो प्रसाद की है, और जिनके लिए प्रसाद के काव्य को कई बार शक्ति काव्य भी कह देते हैं, कि वे छायावाद का काव्य है, पलायन का या कमजोरी का काव्य नहीं है, शक्ति का काव्य भी है। जैसे राम की शक्ति पूजा, परिवर्तन, उसी प्रकार से प्रसाद की कुछ रचनाएं इस
काव्य संग्रह के अंदर है। कौन कौन सी रचनाएं होगी? सबसे पहले तो एक होगी इनकी पेशोला की प्रतिध्वनि। ठीक। दूसरी होगी इनकी रचना शेर सिंह का आत्मसमर्पण। तीसरी रचना कौन सी होगी इनकी? प्रलय की छाया। और चौथी है बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसली का अंचल डोल रहा। ये जो कविता है, बीती विभावरी जागरी, तारागट उषा नागरी, ये जो पंक्ति है पूरी, है ना, इस पंक्ति के अंदर कई बार अलंकार पूछा जाता है। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार होता है वहां पर। ठीक है। अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी, ये पंक्ति दी जाती है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी, इसके अंदर कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार होता है। तो ये जो चार चीजें दे रखी है लहर काव्य संग्रह के अंदर, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, प्रलय की छाया, और प्रलय की छाया नहीं होता, छाया होता है, प्रलय की छाया, और बीती विभावरी जागरी, ये इनकी रचनाएं। ये एक जो स्क्रीनशॉट है, अगर आप ले लेंगे पूरा, या फिर अगर लिख लेंगे एक बार समझ के, तो प्रसाद की रचनाओं के अंदर, छायावादी काव्य के अंदर, कविता वाली के अंदर कुछ गलती नहीं होगी। इसी वजह से कह रहा हूँ थोड़ी ट्रिक बना के करते हैं। 22 मिनट की क्लास अब तक हो चुकी है। अब आगे देखते हैं अपने कौन है। कब जन्म हुआ इनका? 1899 में। ठीक। 1899 में हुआ जन्म। तो कोई भी कवि अगर लिखना शुरू करेगा, तो कम से कम ये तो संभावना रहेगी कि वो 20 25 20 1 साल का तो हो ही जाए। अन्यथा क्या लिखेगा 20 साल का हुए बिना? तो मुश्किल है कुछ भी लिख पाना। तो 20 1 साल से मानते हैं लिखना शुरू किया, तो 21 20 साल से करते, तो 1920 में लिखना शुरू करते हैं। लेकिन क्या हुआ देखो, यहाँ पर निराला के जीवन से संबंधित कुछ और भी चीजें हैं कि निराला ये कहते हैं कि मैंने अपनी जो प्रथम रचना है जूही की कली, उसकी रचना मैंने कर दी थी 1916 में। निराला खुद का वक्तव्य है कि जूही की कली जो रचना है, मेरी कविता है, वो मैंने 1916 में लिख दी थी। लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा का मानना है कि ये रचना 1921 में प्रकाशित हुई थी प्रथम बार। इस वजह से इस रचना को हम ये नहीं कह सकते कि ये इनकी प्रथम रचना है, क्योंकि प्रकाशन से ही काव्य संसार को, या जो बाहरी जो दुनिया है, उसको पता चलता है कि ये रचना कब हमारे सामने आई, और उसी से उसकी तिथि मानी जानी चाहिए। लेखक तो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन पास में पड़ा है तो वो, अगर वो मर गया लेखक, तो क्या किसी के काम आएगा? ऐसे तो नहीं हो सकता कि बीच में किसी ने लिख दिया था। जब प्रकाशन में आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ इसने लिखा था। ठीक है। प्रकाशन में नहीं आई थी, तो उनके अनुसार, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार, निराला की प्रथम कविता है भारत माता की वंदना, जो कि उन्होंने 1920 में लिखी थी। ठीक है। प्रथम कविता की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं निराला की प्रथम कविता के लिए हम दो चीजें लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक तो जूही की कली। ठीक है। और दूसरा हम लिखते हैं इसमें भारत माता की वंदना। ये कब लिखी गई? 1920 के अंदर। जूही की कली कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सबसे पहले? उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम जूही की कली जो जितनी भी है उनका पाठ करेंगे। ये भी आप याद रखिए कि जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं अनेक हमारे पाठ्यक्रम में है टेक्स्ट के रूप में।
निराला जी की, पंत की, इन सब की है, महादेवी वर्मा की। लेकिन जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे प्रत्येक लेखक का, तब उसमें याद करेंगे उन चीज़ों को कि कहाँ प्रकाशित हुई थी, कौन सी इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो वहाँ बात कर लेंगे। क्लियर? ये इनकी पहली रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला की जो दूसरी रचना है, काव्य संग्रह की बात, देखिए रचना का मतलब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं काव्य संग्रह की, क्योंकि काव्य संग्रह के अंदर अनेक रचनाएं होती है जो बीच में भी सामने आ जाती है, किसी पत्र पत्रिका में प्रकाशित हो जाती है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है काव्य संग्रह। अनामिका, अनामिका के दो संस्करण प्रकाशित हुए हैं। ठीक, दो संस्करण प्रकाशित हुए हैं। जो पहला संस्करण है वो प्रकाशित हुआ 1923 ईस्वी में, और जो दूसरा संस्करण है वो प्रकाशित हुआ 1938 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखते हैं इसको, 1923 ईस्वी में। अब बहुत ही छोटा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई, उसको याद रखने के लिए। पहली रचना किसी भी लेखक की होती है, वो याद रखना कोई मुश्किल नहीं होता। जूही की कली 1916 या 1921, और रामविलास शर्मा मानते हैं, ये लिख देता हूँ मैं। अनामिका, आप देखेंगे कि 23 के अंदर जो 3 होता है ना, वो इस ए के जैसा बनता है, ए के मुख की तरह, है ना? ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि 23 अर्थात अनामिका 1923 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी, इसका भाग प्रथम। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब जो निराला, अनामिका प्रथम के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम परिमल। परिमल का अर्थ होता है खुशबू, सुगंध, तेल की सुगंध, है ना? ये सारी चीज़ें अर्थ होती है परिमल का अर्थ। परिमल इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। परिमल, 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 1930, 1930, 1930, 1930 में प्रकाशित हुआ। और अनामिका जो प्रथम संग्रह है, उसकी जितनी भी अधिकतर रचनाएं हैं, वो इस काव्य संग्रह के अंदर सम्मिलित कर ली गई। अनामिका के अंदर जितनी भी रचनाएं थी, उनमें से अधिकांश इस काव्य संग्रह में सम्मिलित कर ली गई। क्लियर है बात? किससे ली गई? अनामिका से परिमल के अंदर ले ली गई। लेकिन परिमल में कुछ नवीन रचनाएं भी थी। परिमल में कुछ नवीन रचनाएं भी थी। और नवीन रचनाएं कौन कौन सी थी, उसके बारे में बात करते हैं। परिमल के अंदर कौन कौन सी रचनाएं छपी थी? सबसे पहले जूही की कली, एक आपने सुना होगा संध्या सुंदरी, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे, है ना? ठीक है, और एक है बादल राग, विधवा, भिक्षुक, जागो फिर एक बार। ये जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये कुछ और भी हैं, वो भी लिखा देता हूँ। वह दीन, अधिवास, पंचवटी, प्रसंग, शेफालिका, और जय सिंह को शिवाजी का पत्र।
जय सिंह को शिवाजी का पत्र। रह जाएगा याद आपको या नहीं रहेगा बताओ। ये सारी रचनाएं किसमें है? परिमल के अंदर। इसी वजह से परिमल इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। साथ में परिमल में कुछ काव्य सिद्धांतों को लेकर भी कुछ अपने विचार दिए थे निराला जी ने, उनको भी इस काव्य संग्रह के अंदर भूमिका के अंदर जगह दी गई है परिमल के अंदर। ठीक है, पल्लव जो रचना है उसमें भी दिए गए काव्य सिद्धांत कुछ, लेकिन पल्लव रचना किसकी है? सूर्य क्या नाम उनका, सुमित्रानंदन पंत की। तो ये जो रचनाएं हैं मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि जो पीछे बैकग्राउंड के अंदर ये जो जितनी भी रचनाएं हैं उसका नाम थोड़ा छुप रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा साइड में होना पड़ेगा, इसके लिए किधर होना पड़ेगा, नहीं नहीं मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये रचनाएं हैं परिमल के अंदर। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, जागो फिर एक बार, वह, दीन, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, ये कई बार ही पूछ लेते हैं, पंचवटी प्रसंग, शेफालिका, जय सिंह को शिवाजी का पत्र, ये सब रचनाएं कौन से कविता संग्रह के अंदर है? परिमल के अंदर। परिमल में अनामिका की जो प्रथम भाग है 1923 के अंदर, उसकी अधिकांश रचनाएं ले ली गई है। तो ये तो हो गई 3 प्रमुख रचनाएं निराला जी की। अगली जो रचना है इनकी वो है 4 नंबर में गीतिका। गीतिका 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें गीत संग्रह हैं। और जो निराला जी ने 1932-33 से पहले जितने भी गीत लिखे थे वो गीत इसके अंदर समाहित किए हुए हैं। लेकिन इस रचना को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, केवल सन की दृष्टि से आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये एक संगीत प्रधान रचना है। आप ये भी लिख लीजिए, संगीत, शास्त्रीय संगीत होता है ना, उसके अनुसार जो भी गीत लिखे हैं निराला जी ने वो है। इस कृति को छापने में, प्रकाशित होने में निराला जी ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई थी। उसके पीछे एक कहानी है, क्यों नहीं रुचि दिखाई थी। देखिए, निराला जी के जीवन के संबंध में ये कहा जाता है कि जब वो थोड़े से युवा हुए तो उनकी पत्नी चल बसी। ठीक है, उनके घर में शायद आग लग गई थी, उनकी पत्नी फिर बाद में चल बसी। फिर उनके बाद में उनकी जितनी भी कविताएं थी जहाँ पर भी भेजते थे वो फिर लौट के आ जाती थी वापस, प्रकाशित नहीं होती थी। तो निराला जी लिखते भी हैं बाद में कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक ना कही। ठीक है, वो लिखते हैं सारी चीज़। 1935 के अंदर निराला के जीवन में जो उनको सबसे प्यारा है, उनकी पुत्री सरोज, उसकी मृत्यु हो जाती है और निराला पूरी तरीके से टूट जाते हैं। उधर रामचंद्र शुक्ल वो लट लेके निराला जी के पीछे पड़ गए कि इस आदमी को छोड़ना नहीं है मुझे। निराला जी की कविताओं को अपनी पत्री की, क्योंकि प्रकाशक जो होता है उस समय में प्रकाशक ही सब कुछ होता था। कवि रचयिता जो भी होता है, कवि लेखक, उसका कोई इतना ज़्यादा व्यक्तित्व सामने नहीं आ पाता था अगर प्रकाशक से तुम्हारी अच्छी सेटिंग नहीं है तो। या फिर साहित्य इतिहासकार हो गए, आचार्य हो गए, विद्वान हो गए, जिनका संस्थानों पर कब्जा है, कब्जा मानिए या जिनका अधिकार है, तो वो अपने जो विचार हैं, ये नहीं कहता कि रामचंद्र शुक्ल गलत थे या सही थे, वो इतिहास है उसका अलग, लेकिन उनका कब्जा था। वो अपने इच्छा से जिस हिसाब से उनको लगता है कि रहस्यवाद को वो कविता के लिए कमजोर तत्व समझते थे रामचंद्र शुक्ल, तो उनको लगता था कि क्योंकि जो कवि हैं हिंदुस्तान के कवि, अर्थात कवीश्वर कह सकते हैं, कवि क्या, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो गीतांजलि लिखी उसके बाद में गीतांजलि की देखा देखी है कि भेड़ चाल से शुरू हो गई है और रहस्यवाद लाकर कुछ अंतर्मन की बातें कहकर, और ये जो हिंदी के कवि हैं वो उसके पीछे चल पड़े। और निराला के अंदर तो प्रतिभा तो बहुवस्तु स्पर्शी है, क्योंकि देख सकते हैं आप, विधवा पर लिख रहे हैं, बादल राग पे लिख रहे हैं, भिक्षुक पे लिख रहे हैं, जगा भी रहे हैं, संध्या सुंदरी कह रहे हैं, जूही की कली, है ना, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, एडवर्ड, सम्राट एडवर्ड, तोड़ती पत्थर, क्या क्या लिखा इन्होंने। अत्यंत मात्रा में कविताएं लिखी, अत्यंत विषयों पर कविताएं लिखी। इस वजह से इनको कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा थी इनके पास में। लेकिन बात यह है कि इनकी कविताओं को इतना महत्व नहीं दिया गया और इनके छंदों को तो बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने मुक्त छंद में लिखने का प्रयास किया था। लेकिन निराला एक मुक्त व्यक्ति थे, महाप्राण व्यक्ति थे, और मुक्त व्यक्ति ही किसी दूसरे को मुक्त कर सकता है। और इसी वजह से कहते हैं कि निराला ही कविता को छंद से मुक्त कर सकते थे। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो छंद के अंदर बंद नहीं सकते, तो जरूरी है कि भाव तोड़कर बाहर आ रहे तो कवि क्या करे, कवि लिखेगा ही मुक्त छंद के अंदर। निराला ने कहा मैं लिखूंगा,
निराला को मान्यता नहीं मिली। लेकिन फिर धीरे-धीरे निराला की कविता धीरे-धीरे सब लोगों के सामने आती गई और उसका महत्व पता चलता गया। जब रामविलास शर्मा ने उनके ऊपर जो निराला की साहित्य साधना नाम से उनकी जीवनी लिखी 3 भागों में, उनके बाद में तो निराला हिंदी के सर्वप्रिय कवि हो गए। आज के समय में ये माना जाता है कि निराला सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हिंदी साहित्य में स्थापित है। ठीक है? तो निराला की कविताएँ बार-बार लौट के वापस आ रही थी और पैसा आ नहीं रहा था, गरीबी थी, तंगी थी और पुत्री और मृत्यु होगी पुत्री की। तब निराला लिखते हैं कि जितना भी अपना सब कुछ जो मैंने आज तक कमाया है, वो सब कुछ तुझे अर्पण करके तुम्हारा तर्पण करता हूँ कन्या, ऐसा करके उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी और दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक ना कही, इस प्रकार से वो लिखते हैं। निराला पूरी तरीके से टूट जाते हैं 1935 के अंदर। 1935 ईस्वी जो है, निराला के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। क्या है 1935 ईस्वी? क्योंकि यहाँ पर होती है सरोज की मृत्यु। अब ये जो 4 काव्य संग्रह हैं, काव्य संग्रह तो 3 ही हुए, अनामिका, परिमल और गीतिका, जूही की कली और भारत माता की वंदना तुम पहली कविता के रूप में याद रख रहे हैं इनका। ठीक है? 1935 में सरोज की मृत्यु हो जाती है। अब निराला के काव्य की एक नई यात्रा शुरू होती है। नई यात्रा क्या होती है कि 1935 ईस्वी में, यहाँ इधर मैं बता रहा हूँ 1900 एक नंबर में लिख लीजिए आप, सरोज स्मृति। 1935 ईस्वी में लिखी। सरोज की मृत्यु के कारण निराला पूरी तरीके से टूट गए। लेकिन निराला तो महाप्राण व्यक्ति है, वो इतना हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति अगर महात्मा गांधी जैसा एक महान व्यक्ति अगर कह दे कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लेखक हिंदी साहित्य के अंदर नहीं है, ये बड़े खेद का विषय है। और उनके घर पे चले जाएं और जब समय नहीं मिले तो उनके जबरन उनके घर कमरे में घुसकर कह दे कि आपने मेरी कविताएं पढ़ी हैं क्या? जो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिंदी के अंदर कविताएं नहीं है ढंग की, कवि नहीं है ढंग की? मेरी कविता पढ़िए जाके, तब पता चलेगा आपको कि मैं क्या क्या लिख चुका हूँ। ठीक है? हालांकि अब ये कितना सच है पता नहीं, लेकिन उस समय के पत्र पत्रिकाओं में ये बातें आती हैं कि मेरा काव्य पढ़िए फिर पता चलेगा। लेकिन सुनी कौन? निराला की कोई नहीं सुन रहा था उस समय। तो ये निराला जो अपनी पत्नी और पुत्री की मृत्यु से टूट चुके हैं, वो फिर से अपने अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं और एक महान कविता लिखते हैं हिंदी साहित्य की। और मुझे लगता है अगर मुझे खुद को अगर पूरे हिंदी साहित्य में भाव की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से अगर किसी एक कविता को चुनना हो कि सर्वश्रेष्ठ कविता कौन सी होगी, तो वो है राम की शक्ति पूजा। 1936 ईस्वी। कहते हैं कि ये कविता निराला ने न केवल अपने जीवन के सत्यों को सम्मिलित करते हुए लिखी, वरन ये कविता रामचंद्र शुक्ल के प्रति एक विरोध का स्वर लिए हुए भी है। ये एक व्यंग्य के रूप में कहते हैं, लेकिन कोई भी कवि निराला जैसा कवि इतना मामूली कवि नहीं हो सकता कि इसे एक व्यक्ति को टारगेट बना के लिखे। लेकिन राम की शक्ति पूजा कविता वास्तव में एक जबरदस्त कविता है, अद्वितीय कविता है। जब हम इसका पाठ करेंगे तब इसका भावार्थ भी समझेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना शक्ति काव्य है, इतनी जबरदस्त वास्तव में इसमें शक्ति की भावना है। तो राम की शक्ति पूजा कविता लिखी 1936 के अंदर। अन्य कविताएं भी इस संग्रह के अंदर है, उस समय में लिखी थी निराला ने। सम्राट एडवर्ड, ठीक है, वन बेला, नौ बेला, ये जो कविताएं हैं, जैसे तोड़ती पत्थर, ये सारी कविताएं जिसमें भावों की तीव्रता है और एक विद्रोह है एक प्रकार का। जैसे सम्राट एडवर्ड की जो कविता है, वो इस वजह से महत्वपूर्ण है कि शायद एडवर्ड ने कुछ अपने जो आनुवंशिक या जिस प्रकार से होती है लीनियंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कि इस प्रकार से शादी करेगा, कोई भी सम्राट का पुत्र होगा इसी राजघराने में शादी कर सकेगा। लेकिन उसने क्या एक साधारण स्त्री से विवाह कर लिया था और इस वजह से शायद उनको कह दिया था कि सम्राट के ये राज्य जो अधिकार है उसके उससे बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वो अपने विवाह से पीछे नहीं हटे थे। तब निराला ने उनके प्रति सम्मान दर्शाते हुए ये कविता लिखी थी कि भाई तुमने वास्तव में कुछ एक अलग काम किया है।
ठीक है, ये जो सारी कविताएं हैं ये 1938 में प्रकाशित हुई थी। और हम क्या कर कब तक कर लिया, गीतिका तक कर लिया है ना। अनामिका टू अब सामने आता है। अनामिका जो भाग दो है वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसी के अंदर सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी दो महत्वपूर्ण कविताएं जो निराला की। सरोज स्मृति दुनिया का पुत्री के प्रति सबसे लंबा शोक गीत और सबसे प्रभावी और भावुक शोक गीत भी माना जाता है। ठीक है, ये दोनों कविताएं इसके अंदर आई थी अनामिका टू के अंदर। और कब प्रकाशित हुआ था अनामिका दो, 1938 के अंदर। अब अनामिका कैसे याद करोगे, ऐसे 38 ऐसे याद कर लो। ठीक है। और इसी समय जो इनका कविता संग्रह आया था छठा, वो है तुलसीदास। ये भी 1938 ईस्वी में है। तुलसीदास क्यों महत्वपूर्ण है कि निराला की भी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और तुलसीदास की पत्नी उनसे बिछड़ गई थी। ठीक है, और दोनों ने क्या किया था, एक विदुर जैसा जीवन व्यतीत किया था। और पत्नी की याद में और उनका राष्ट्र के प्रति समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी ने क्या दिलाया था तुलसीदास को याद कि तुम अब राम के प्रति पूजा करो, राम की भक्ति करो। ठीक है, मेरे हाड़ मांस जो चाम की ये जो चमड़ी है इसकी क्या पूजा कर रहे हो तुम। वैसा ही भाव निराला के अंदर आता है। और वो तुलसी अपनी पत्नी के भावों से, अपनी पत्नी की प्रेरणा से प्रेरित होकर, उनकी मृत्यु से भी प्रेरित होकर एक खंड काव्य लिखते हैं जिसका नाम है तुलसीदास। इसके शायद 3 खंड है और इसमें राष्ट्र की भी, समाज की भी और चिंता की गई है। तो तुलसीदास आती है 1938 के अंदर। ये होगी रचना निराला की अगली। ठीक है, तुलसीदास भी कब आई, 1938 में। अनामिका कब आई, 1938 में। गीतिका 1936 के अंदर। परिमल 1930 में। अनामिका फर्स्ट भाग है वो कब आया था, 1923 में। याद होगी सबकी सब किसमें कौन सी कविता, ये भी याद होगी होगी। खंड काव्य है। शुक्ल जी ने इस खंड काव्य को तुलसीदास को क्या कहा था, आचार्य शुक्ल ने कहा था ये अंतर्मुख प्रबंध काव्य है। तुलसीदास के बाद में ये चीजें लिख देने के बाद में निराला जी को एहसास हो गया कि समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, छायावाद का समय नहीं रहा। अंदर की बात कहना उचित नहीं है, समाज की बात करो, समाज हमसे कुछ सुनना चाहते हैं। हम कवि हैं, हम लेखक हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। और निराला प्रगतिवादी चेतना, मार्क्सवादी चेतना से भर उठते हैं। और जो आगे की इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो क्या है, प्रगतिवादी चेतनाओं से युक्त रचना है। यहाँ पर जैसे हमने तुलसीदास कर दिया, तुलसीदास के साथ में आप एक और भी कर लीजिए, अणिमा। ये पूर्व का जो गीत संग्रह है उसका है, पहले जो लिख चुके थे उस हिसाब से। ठीक है, ये प्रकाशित हुआ था 1943 के अंदर। अब यहाँ से वो प्रगतिवादी चेतना से ओतप्रोत होते हुए अपनी कुछ रचनाएं लिखने लगते हैं। ठीक है, वो क्या है, नए पत्ते। समझ गए आप, नए पत्ते अर्थात परिवर्तन की बात कर रहे हैं। नव बेला या बेला मान लीजिए। और कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, ये रचनाएं होगी। कुकुरमुत्ता आई 1948 में, नए पत्ते आई 1946 में, और बेला कब आई थी, 1946 में। याद रह जाएगी ये सारी रचना। तो ये सब क्या होगी, प्रगतिवादी चेतना की रचनाएं हैं। अब इन रचनाओं में कुछ रचनाएं ऐसी भी थी जैसे कुत्ता भौंकने लगा, है ना, महंगू महंगा रहा, झिंगूर डटकर बोला। ठीक है, ये व्यंग्य प्रधान जो कविताएं थी वो इन रचना के अंदर, जो नए पत्ते हैं इसके अंदर विशेष रूप से जो नए पत्ते हैं ना, इसमें 7 रचनाएं कौन कौन सी होगी।
जिंगू डटकर बोला। भौंकने लगा। और कौन सी हो गई? महंगू महंगा रहा। ये याद रख लीजिए आप। ये रचनाएं थी नए पत्ते के अंदर। कुकुरमुत्ता आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कब प्रकाशित हुआ? सर्वप्रथम 1948 के अंदर। ये निराला की होगी। इसके बाद में निराला ने कुछ और रचनाएं भी लिखी थी, लेकिन वो क्या था, इनका भक्ति गीत संग्रह। ये जो मुख्य रचनाएं है, ये जो 2 स्लाइड है, उसके अंदर पर्याप्त है। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएगी। क्लास के अंदर आप ध्यान लगा के सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि ट्रिक बन रही है कि नहीं बन रही है आपकी। कितनी हो गई अभी? 10 हो गई। अब देखते हैं निराला के भक्ति गीत संग्रह। निराला ने जो पहला 1948 में जब कुकुरमुत्ता रचना इनकी प्रकाशित होगी थी, उसके बाद में इन्होंने कुछ भक्ति गीत रचनाएं लिखनी शुरू की। जैसे कि गीत गूंज। गीत गूंज के 2 भाग प्रकाशित हुए थे। एक तो 1954 के अंदर, एक 1959 के अंदर। आपको ये चीज़ इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको गीत गूंज याद रखना है, बस इतना ही। एक इनकी रचना हुई थी संग्रह अर्चना, और एक है आराधना। अर्चना, आराधना, ठीक है? ये 3 रचनाएँ इनकी प्रकाशित हुई थी। यहाँ हो गए निराला के जितने भी काव्य रचनाएँ पूरी हो गई। इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर नहीं रखना चाहो तो मत रखना। गीत गुंज, रचना, आराधना इतना याद रखना। इनका क्रम याद रखने की ज़रूरत नहीं। गीत गुंज, अर्चना और आराधना भक्ति संग्रह जैसी प्रतीत होती है। मुख्य चीज़ है अनामिका, तुलसीदास, अणिमा, इनको याद रखना। नए पत्ते, बेला, कुक्कुरमुत्ता कब प्रकाशित हुआ, और फिर ये अनामिका प्रथम, परिमल और गीतिका। अगर इनमें भी 3-4 याद करने की बात करें, तो सबसे पहला तो अनामिका प्रथम भाग 1923 ईस्वी में, और फिर परिमल, उसके बाद में गीतिका, अनामिका टू और तुलसीदास, और फिर कुकुरमुत्ता 1948 के अंदर। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। कोशिश करना कि सारी याद रह जाए। मैंने जानबूझ के ये चीज़ें जो है ना, सम्राट एडवर्ड, वन बेला, ये नव बेला, तोड़ती पत्थर, ये नाम इसलिए लिखा है यहाँ पर अनामिका के साथ में, ताकि आपको एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अनामिका के अंदर वास्तव में है क्या क्या। अनामिका 1938 की क्यों अलग है? अनामिका जो 1923 में प्रकाशित हुई थी, उससे अनामिका 1938 की क्यों अलग है? अनामिका 23 से परिमल क्यों अलग है? ये आपको पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ये चीजें पता होगी। 48 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में जन्म हुआ, तो ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 20 एक साल का जब ये हुए होंगे, तब इनका रचना जो संसार है, जो काव्य संसार है, वो रचा जाना शुरू हुआ होगा। लेकिन क्योंकि जो कवि प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जिसमें काव्य प्रवृत्ति या प्रकृति होती है, वो तो बचपन से ही पैदा हो जाती है। क्योंकि उसके देखने का, सोचने का, ऑब्जर्वेशन करने का सब कुछ ढंग अलग सा हो जाता है। तो इनका भी हो गया। तो इनकी जो पहली रचना है, वो आपने सुना ही होगा नाम, गिरजे का घंटा। कब प्रकाशित हुई थी? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में ही जूही की कली प्रकाशित हुई थी, लेकिन माना रची गई थी, प्रकाशित नहीं हुई थी। प्रकाशित कब हुई थी? 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है? ये इनकी प्रथम रचना है। प्रथम कविता कह देते हैं इसको। एक नंबर नहीं लगा था इसका। अब इनके काव्य संग्रह की बारी आने लगती है। ट्रिक से याद करते हैं।
जो सुमित्रा नंदन पंत का जो काव्य यात्रा है पूरी, वो 3-4 चरणों में पूरी चरम पर पहुँचती है। और ऐसा कहा जाता है कि दर्शन के मामले में सुमित्रा नंदन पंत के जीवन या उनका जीवन हमेशा विकासशील ही रहा है या विकासात्मक रहा है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये बहुत ही बहके हुए से व्यक्ति थे दर्शन के मामले में, और जब जो दर्शन सामने मिला, अच्छा मिला और उसको अपना लिया और उसी के साथ में बह चले। ठीक है। तो इनके जीवन में क्या होता है, दर्शन का बदलाव बार बार होता है। बिना बिना पेंदे के जो लोटे होते हैं ना, वैसा सा इनका दर्शन है। जो जिस समय ठीक लगा उसको उसके साथ में बह लिए, अर्थात मौलिकता इसके अंदर जो होती है वो थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है। तो इनका जो पहला चरण है वो है छायावादी काव्य का। समझ गए आप बात को? कोई भी कवि, क्योंकि छायावाद ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने छायावाद से शुरुआत की थी। तो हमको इनके जो छायावादी चरण की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को हम, 5 काव्य संग्रह हैं इनके, उनको क्या नाम दे सकते हैं? यू जी व पीजी। ठीक है। यूजी व पीजी छायावादी काव्य की रचनाएं जो हैं सुमित्रा नंदन पंत की, उनको हम नाम दे सकते हैं यूजी व पीजी। यूजी से क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। नंद दुलारे वाजपेयी ने जो इनकी उच्छ्वास काव्य संग्रह है सुमित्रा नंदन पंत का, पंत जी के उच्छ्वास काव्य को जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था इनका 1920 ईस्वी में, उसे छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कहा है। छायावाद की शुरुआत भी इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत से मानी है। 1920 में इनकी जो कृति आई थी उच्छ्वास, यूजी पीजी, यूजी के बाद में पीजी की जाती है। और कोई पूछे कि तुमने क्या क्या एजुकेशन ले रखी है, तो हम कह सकते हैं यूजी और पीजी कर रखी है, यूजी व पीजी कर रखी है, वी से वैक आपने बीच में कर, ऐसे ऐसे बिठाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा काम। चीजें याद रखने के लिए अगर आप देखोगे कि 20-25 काव्य संग्रह है सुमित्रा नंदन पंत का, किस प्रकार से याद करोगे अगर ट्रिक नहीं बनाओगे और थोड़ा बहुत समझोगे नहीं तब तक। जो छायावादी चरण है उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, प्रारंभिक चरण है, और इस उम्र के अंदर तब आदमी क्या करता है, यूजी और पीजी करता है। फिर बाद में होता है ना, यूजी पीजी करने के बाद में वो क्रांतिकारी टाइप का होता है। जब क्रांति कर लेता है और क्रांति से पूरी धाप आ जाती है उसको बढ़िया तरीके से, कभी अब बस की बात नहीं, बूढ़े होने के लिए चले हैं, तो फिर क्या करते हैं, फिर वो कुछ अरविंद टाइप के जो दर्शन होते हैं कि जगत में क्या रखा, कुछ भी रखा, जो भी उसकी बात करने लगते हैं। अंत में उनको लगता है क्या खा खोया क्या पाया, कुछ और अच्छा कर देते हैं। फिर वो अपने जीवन की जो सारी चीजें हैं, घटनाएं हैं, उनका निचोड़ करके फिर वापस कुछ लिखना शुरू करते हैं। ये एक कवि की प्रवृत्ति रहती है। तो यूजी किया इन्होंने, यू किया उच्छ्वास 1920 के अंदर। जी में आई इनकी ग्रंथि रचना। वी से हो गया इनका वीणा। पी से हो गया पल्लव। और वापस गी से क्या हो गया, जी से गुंजन। क्लियर है यहां तक का? ग्रंथि, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। गुंजन आई 1932 में, पल्लव आया 1927 ईस्वी में, ग्रंथि और वीणा आए 1920 और 1927 ईस्वी में। ये पल्लव का थोड़ा कर लेना, 1928 ईस्वी में। वीणा आई 1927 में और ग्रंथि 1920 ईस्वी में। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ बीच में इनकी एक आत्मिका नाम की रचना भी है जो वीणा के साथ में मानी जाती है यहाँ से।
तो यहाँ छोटा सा लिख लेना, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ठीक है, ये जो इनकी रचनाएं है वो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ तक की। और इस गुंजन के बाद में यूजी और पीजी कर लेने के बाद में पंत जी हो जाते हैं क्रांतिकारी टाइप के आदमी, और इन पर आ जाता है प्रगतिवाद का जो नशा है वो छा जाता है। तो प्रगतिवादी चरण की रचना आगे करेंगे। ठीक है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन आपको याद रह जाएगा। क्रम तो ये हो जाएगा यूजी एवं पीजी। उच्छ्वास और जो यूजी है वो तो 1920 में एक साथ में ही कर लिया, और जो वे आ गया क्या हो गया वीणा 1927 के अंदर, और पीजी क्या हो गई 28 और 32 के अंदर। गुंजन कब होगी 32 के अंदर। पल्लव कब हुआ 1928 के अंदर। पल्लव इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, पल्लव रचना 1928 के अंदर, क्योंकि पल्लव की भूमिका के अंतर्गत इन्होंने कुछ काव्य शास्त्र संबंधी रचनाओं के संबंधी छायावाद के संबंध में अपने कुछ मौलिक विचार दिए थे। इस वजह से ये रचना महत्वपूर्ण है। क्लियर है बात। अब इनके जीवन में आता है प्रगतिवाद, मार्क्सवादी चेतना का चरण। तब ये लिखते हैं सबसे पहले, वो ये कहते हैं जो पहले वाली बात थी, जो पहले की जो मेरी बात थी वो सारी समाप्त समझी जाए। मैंने जो लिखा उसको ऐसे ही समझा जाए, वो कुछ नहीं था, अब मैं क्रांति करूंगा। तो वो लिखते हैं सबसे पहले कि पहले वाले युग के अंत की घोषणा करते हैं, युगांत। फिर क्या लिखते हैं, युगवाणी। और फिर लिखते हैं ग्राम्य। ये तीन रचनाएं इस काल के अंदर इनकी सबसे प्रसिद्ध है, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। युगांत लिखते हैं 1936 ईस्वी में। आप ध्यान दीजिए कि 1936 ईस्वी के अंदर ही भारत के अंदर जो प्रथम प्रगतिशील संघ की बैठक या जो अधिवेशन हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, प्रेमचंद चुने गए थे। उसी समय उनका जो रचना है युगांत वो आती है। इसमें ताज और बापू के प्रति, बापू के प्रति रचनाएं इसके अंदर है, ताज और बापू के प्रति रचनाएं। इन रचनाओं के अंदर बुद्धि का प्राबल्य मिलता है। और भाव क्या हो जाते हैं, निम्न रह जाते हैं। बुद्धि यहाँ पर प्रदान हो जाती है, क्योंकि जो प्रगतिवादी चेतना है उसमें बुद्धि को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। फिर आती है 1939 के अंदर युगवाणी। और जो प्रगतिवादी रचना की जो प्रगतिवादी दौर की जो रचना अंतिम है वो है ग्राम्य। ये लिखी गई 1940 ईस्वी में। कोई ये पूछे कि युगांत और युगवाणी तो आपको समझ में आती है कि भाई ये युग की वाणी बता रहा है, युगांत कर रहा है, किसी की घोषणा कर रहा है, अंत की घोषणा कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रगतिवादी चेतना के दौर की कविता है। ग्राम्य क्यों है, तो आपको पता हो कि भारत के अंदर जो साम्यवादी धारणा अवधारणा मुख्य रूप से अगर कहीं पर भी फलीभूत हुई है तो वो गाँव के अंदर ही हुई, क्योंकि गाँव के अंदर आर्थिक असमानता ज़्यादा है, लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, तो इस वजह से ग्राम जो दृष्टि है उसका एक नया संकल्प मार्क्सवाद के अंदर चला था। इस वजह से ग्राम्य रचना है ये प्रगतिवादी चेतना से युक्त है, ग्रामीण चेतना से युक्त है, गरीबों की आवाज़ बन के उभरती है। पंत कहते हैं देख रहा हूँ आज मैं विश्व को ग्रामीण नज़र से, ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर, जीवन पर। इस प्रकार से वो कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं। इसकी ग्राम्य जो रचना है उसके अंदर यही है, देख रहा हूँ आज विश्व को ग्रामीण नयन से, है ना। देख रहा हूँ आज विश्व को ग्रामीण नयन से, अर्थात ग्राम्य। ग्राम्य के अंदर क्या कर रहे हैं, एक नवीन दृष्टि से पंत पूरे विश्व को देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है बात। ये तीन रचनाएं प्रगतिवादी जो दृष्टिकोण है उससे संबंधित है। फिर इन पर क्या होता है कि महर्षि अरविंद, आपको पता हो कि महर्षि अरविंद को लगभग शायद मेरे हिसाब से 1918-20 के अंदर उनको जेल हो जाती है। ठीक है, और वो जेल हो जाने के कारण उससे छूटने के बाद में उनको ये लगता है कि जिस चीज़ के लिए मैं संघर्ष कर रहा था वो चीज़ बहुत छोटी है,
मेरा मुख्य लक्ष्य मनुष्य को मुक्त करना है, ना कि केवल राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करना है। और जब मुख्य लक्ष्य मनुष्य की मुक्ति हो, तो मनुष्य की मुक्ति छिपी हुई होती है दर्शन में, ना कि राजनीति में। तब वो दर्शन की तरफ मुड़ जाते हैं और धीरे-धीरे उनका दर्शन विकसित होता है और वो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध होने लगता है। तो महर्षि अरविंद के जो दर्शन हैं, उसी पर आधारित होते हुए, उससे प्रभावित होते हुए जो सुमित्रानंदन पंत है, उनका जो आगे की जो रचनाएं हैं, 10-12 साल तक की जो रचनाएं हैं, वो इस चीज़ से अतिव्याप्त मिलती हैं हमें। किससे? महर्षि अरविंद के दर्शन से, जिसमें अंतश्चेतनावादी युग, अतिमानववाद, ठीक है, आत्मचिंतन, इन इस प्रकार की कविताओं पर जोर दिया गया है। तो अब क्या हो गया, इनको कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है। अरविंद दर्शन, अंतश्चेतनावादी रचनाएं, दौर। यहाँ रचनाएं जो मिलती हैं उसका नाम है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। युगांत हमने पढ़ लिया था और युगवाणी भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, युगांत पढ़ लिया था, युगवाणी पढ़ ली थी। युगांत पहले है तो यहाँ पर युगांतर, युगपथ, ठीक है। और फिर अतिमा। ये रचनाएं इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित मिलती है। कौन कौन सी? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, युगांत भी है ऊपर, नीचे युगांतर हो गया, ऊपर युगवाणी है, नीचे युगपथ हो गया। ये आपको अंतर करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं इतना बता सकता हूँ कि पहले युगांत आता है, उसके बाद में जो नया चरण शुरू होता है उसमें युगांतर आता है, अर्थात रे लग जाता है। ऊपर युगवाणी है और फिर क्या होता है, नीचे युगपथ होता है। वाणी ऊपर है, पथ नीचे है। याद रह जाएगा, कोशिश कीजिए कि याद रह जाए। रचनाओं का काल देखना हो तो ये दोनों ही जो रचना है, स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण, ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। 6 से 47 हो गया दोनों ही। और युगांतर और युगपथ है, वो दोनों कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। अब इससे ये भी याद रख सकते हैं आप, युगांतर कैसे, कि युग का अंतर आ गया है, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हो गया और अब क्या हो गया, जो पहले वाला युग है वो अलग है, आज का अलग है, अर्थात युगांतर आ गया। तो 1948 ईस्वी के अंदर कौन सी होगी? युगांतर और युगपथ। और जो अतिमा रचना है, अतिमा, ये 1955 ईस्वी में। क्लियर है? कितनी रचनाएं होगी देखो आप। मुझे लगता है कि 1.5 घंटे की हो जाएगी क्लास, है ना, 1 घंटे 3 मिनट की तब तक हो चुकी है। ये होगी अरविंद की अंतश्चेतनावादी दर्शन से संबंधित जो रचनाएं हैं वो। अब इनकी 2-3 रचनाएं और है, और वो अलग तथ्यों के कारण महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उस तरीके से वो याद हो जाएगी। क्या रचनाएं हैं इसमें? एक एक है कला और बूढ़ा चांद है। दूसरी है चिदम्बरा। तीसरी है लोकायतन। और जो चौथी है वो है सत्यकाम। ये कोई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, सत्यकाम, हमें 3 याद रखनी है। कला और बूढ़ा चांद है वो 1958-59 में। चिदम्बरा भी 1958-59 में। और लोकायतन आई थी 1964 में। लोकायतन एक प्रबंध काव्य है 1964 ईस्वी में। और चिदम्बरा जो रचना है, उसे हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चिदम्बरा जो रचना है उसे हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ। कला और बूढ़ा चांद 1958-59 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार।
क्लियर हो जाएगा। कला और बूढ़ा चांद 1958, चिदम्बराबी 1958-59, ये मानना आपको। लोकायतन कब हुई थी? 1964 के अंदर। लोकायतन इनकी अंतिम रचना मान सकते हैं। हालांकि सत्यकाम भी है जो 1975 में हुई थी, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लोकायतन तक आपको याद रखना, 1964 के अंदर लोकायतन, और यहाँ पर इनका जो काव्य संसार है, वो उसकी जो यात्रा है वो समाप्त होती है 1964 तक। क्या आपको सब कुछ याद रह जाएगा? कला और बूंदा बूढ़ा चांद 1958 के अंदर, चिदम्बरा भी 1958 के अंदर। इन दोनों को ग्रुप में याद रखना आसान है, क्योंकि एक को मिला साहित्य अकादमी, एक को मिला ज्ञानपीठ। ठीक है, उसके बाद में अंतिम लोकायतन, अर्थात अब पूरी दुनिया की बात करेंगे। लोक से आप ये समझ लीजिए लोकायतन। ये याद रह जाएंगे। अरविंद दर्शन से संबंधित कौन सी रचनाएं हैं? 5। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, दोनों 47 में, से युगांतर और युगपथ 47 के बाद में, क्योंकि देश आजाद हो गया, नया दुनिया आई 48 के अंदर, तो युगांतर और युगपथ। और अतिमा 1955 के अंदर। और प्रगतिवादी चेतना के अंदर युगांत और युगवाणी 1936 और 39 के अंदर। और ग्राम्या 1940 के अंदर। बुद्धि का प्राबल्य, मार्क्सवादी चेतना से युक्त रचनाएं। छायावादी काव्य के अंदर 5, यूजी व पीजी। यू से उच्छ्वास, जी से ग्रंथि, और वी से वीणा, पी से पल्लव, और जी से वापस गुंजन। सन क्या है इनके? उच्छ्वास 20 में, ग्रंथि भी 20 में, वीणा 1927 में, पल्लव पल्लव आई 1928 में। पल्लव कब आई? 1928 में। और गुंजन 1932 के अंदर। ये हो गए सुमित्रा नंदन पंत पूरे। अब आती है महादेवी वर्मा। अगर आप आज की क्लास की अगर चीज देखें एक और, तो आपने ये भी देखा होगा कि प्रत्येक रचना का मैंने कम से कम 10-10 बार नाम ले लिया होगा। अर्थात आपके दिमाग में, मस्तिष्क में रट जानी चाहिए, छप जानी चाहिए। एक चीज और भी याद रखिए, एक स्टूडेंट की एक प्रवृत्ति होती है कि वो चीजों को ऐसे सोचता है, चलो अब क्लास सुन लेता हूँ, ठीक है, फिर रटू, बाद में लूंगा। ऐसा नहीं होता। जितना जल्दी और तुरंत रटोगे ना, कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा। आप देखोगे कि लग सकता है आपको 1-1.5 घंटा रटने में, लेकिन 1-1.5 घंटे से रटने से आपके पता नहीं कितनी चीजें हैं ना, आपको और ज्यादा याद रखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब आप जहाँ कहीं भी छायावाद पढ़ेंगे, वहां इन रचनाओं को आपको दोबारा रटना नहीं पड़ेगा। छायावाद के अंदर फिर और रहा ही क्या है? बस इतना ही तो याद करना है कि छायावाद के संबंध में किसने नाम प्रस्तावित किया, किसने क्या कहा, 4-5 पंक्तियां वो है। और छायावाद की प्रवृत्ति क्या है, किस प्रकार का काव्य है, यही तो याद रखना है। और छायावाद में बचा क्या है पीछे? आप सोच के देखिए, अगर आपने ये याद कर लिया, छायावाद के अंदर 1 घंटे की क्लास भी नहीं बची पीछे। छायावाद पूरा हो गया। और क्या होता है? इतना ही तो होता है, कोई भी जो काल होता है वो इतना ही होता है। ऐसे ही याद करनी पड़ती चीजें। अब पढ़ रहे हैं हम महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि एकमात्र लेखिका जो छायावाद की परिधि में रहते हुए लेखन करती है, वो महादेवी वर्मा ही है। लेकिन हम यहाँ पर महादेवी वर्मा के बारे में किसने क्या कहा, आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे तथ्यात्मक जानकारी, कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई, किस रचना का क्या महत्व है हमारे लिए, उसी को पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा की कुल 7 रचनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुल 7 रचनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और 7 में से जो अंतिम है, 7वीं, उसका नाम है अग्निरेखा। अग्निरेखा लिखी थी 1990 में। और महादेवी वर्मा तब तक स्वर्ग सिधार चुकी थी। 1987 में उनका देहांत हो गया। समझ गया बात को? तो 1990 में उनके मरणोपरांत 7वां जो संग्रह है इनका, उसका नाम है अग्निरेखा। 7वें का क्या नाम है? अग्निरेखा। 1990 के अंदर महादेवी की मृत्यु के पश्चात लिखा गया था। क्लियर है बात? 7वां याद हो गया। फिर इनकी एक रचना है सप्तपर्णा। संग्रह है सारे ये, ठीक है। काव्य संग्रह इनका सप्तपर्णा। छः और छः से 1960 में। सप्तपर्णा कब हुआ था? 1960 के अंदर। सप्त में 7 आता है, लेकिन ये 7वें नंबर की नहीं है, 6ठे नंबर की है। 7वें नंबर की कौन सी है? अग्निरेखा। अग्निरेखा कब हुई थी? 1990 में, महादेवी वर्मा की मृत्यु के बाद में। और 1960 में 60 से से सप्तपर्णा। याद रह जाएगा। 2 रचनाएं याद करवा ली अंतिम में। ये भी एक तरीका होता है याद करने का, कि सबसे पहले जो आसान हो रही ना उनको याद कर लो, कि वो कभी भूले नहीं। और फिर जिनमें कंफ्यूजन है 2-3, उन पर अटैक करो। ठीक है, तो ये देखते हैं अपन। 7 नंबर करते हैं इनकी, कौन सी है? अग्निरेखा 1990 ईस्वी।
मरणोपरांत। और कमाल की बात है कि अग्निरेखा के अंदर महादेवी वर्मा की जिस प्रकार से उनके काव्य की लेखन की जो प्रवृत्ति रही है कि वो अंतर्वेदना को बार बार अभिव्यक्त करना चाहती है, अपने अपने कष्टों को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी जो पीड़ाएं उन्हीं को अभिव्यक्त करना चाहती है। लेकिन जो अग्निरेखा है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अंतर्वेदना से, इस प्रकार की वैयक्तिक पीड़ा से मुक्त रचना है। ठीक है, तो 1990 के अंदर ये हो गया। 6 नंबर में हमने क्या किया था? सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में आया था। 1960 ईस्वी में आया था। क्लियर है बात? अब शुरू करते हैं वापस 1 नंबर से। 6 और 7 नंबर तो याद हो गई ना आपको? बिल्कुल डेफिनेटली याद हो जाना चाहिए। सप्तपर्णा 6 से 1960, अग्निरेखा 1990, मरणोपरांत। निहारना शब्द समझते हैं? महादेवी वर्मा महिला है और निहारना, इन दोनों से उनका कोई अपना आप से आप लिंक बैठा दीजिए। निहारना, निहार होगी, फिर आती है रश्मि, फिर आती है निहार, रश्मि बीच में आ गई, फिर नीरजा। आपको बस ये याद रखना है, फिर आप याद कर लेंगे बिल्कुल। सिर्फ ये याद करना है कि जो पहली रचना है वो निहार है। निहार और नीरजा में कंफ्यूजन होता है, और नीरजा ऊपर चली जाती है, निहार नीचे चली जाती है। और लड़कों की कमजोरी समझते हैं, यूजीसी नेट वाले, एनटीए वाले लड़कों की कमजोरी समझते हैं कि निहार और नीरजा में कंफ्यूजन होगा। वो कंफ्यूजन है, तो हमें उसको वहां पर पकड़ना है। तो आपको याद रखना कि निहारना सबसे पहला शुरू हुआ महादेवी वर्मा के यहाँ पर। तो नी, र और वापस नी, ये तो याद रह ही जाएगा। नीरजा तो है ही एक रचना, रश्मि के बाद में है, और निहार और नीरजा एक साथ में नहीं है, ये भी याद रह जाएगा आपको। तो निहार सबसे पहले, निहारना सबसे पहले आरंभ हुआ, फिर रश्मि आई, फिर नीरजा आई, और फिर को क्या हुआ? संध्य गीत लिखा गया। क्लियर है? और उसके बाद में दीप शिखा, दीप शिखा लिखा गया 1942 ईस्वी के अंदर। चलो आपको दीप शिखा को याद रखने का भी एक तरीका बता देता हूँ। क्या तरीका है? अग्निरेखा याद हो गई, शब्दपर्णा याद हो गई 60 के अंदर। 1942 के अंदर भारत में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा देश राजनीतिक स्वतंत्रता की आकांक्षा में सड़कों पर था। पर उस भारत के अंदर एक लेखिका या एक ही व्यक्ति ऐसा था जो अपनी अंदर की पीड़ा से जल रहा था, और अपने अंदर ही था, अभी तक बाहर नहीं निकला था। और इस वजह से महादेवी वर्मा की अत्यधिक आलोचना भी होती है कि जब पूरा देश आंदोलन में लगा हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, तब यह महिला जो पहले भी अपनी अंतर्वेदना को व्यक्त कर रही थी, अब भी अपनी अंतर्वेदना को व्यक्त कर रही है दीपशिखा के माध्यम से। वो फिर मतलब उनका योगदान क्या रह जाएगा समाज के लिए? कवि का योगदान तो ये भी है ना कि वो खाली समय में, जैसे सामान्य परिस्थितियां चल रही है, तब वो अपने अंदर की पीड़ा व्यक्त कर सकता है, अपने अंदर का, अपने व्यक्तित्व को व्यक्त कर सकता है। लेकिन जब समाज की मांग हो तो कम से कम समाज के लिए काम करे वो। लेकिन महादेवी वर्मा वहां पर भी उपस्थित नहीं रहती है, अपने अंदर की बात करती है। इसलिए इनकी जो रचना है दीप शिखा, वो कह रही मैं अपने अंदर का दीप जला रही हूँ, वो क्या होती है? वो इतनी ज्यादा ऐसे आलोचना का पात्र बन जाती है कि भाई ये क्या लिख रही है आप। ठीक है, ये दीपशिखा इस प्रकार से आप याद रख लेना 1942 के अंदर। दूसरा तरीका दीपशिखा को याद रखने का क्या है कि जब संध्या पड़ जाती है तभी दीपक जलाते हैं हम। संध्या जब हो जाती है तभी दीपक जलाते हैं। तो संध्या जब आता है, अर्थात संध्या गीत जब हो जाएगी, उसके बाद में दीपशिखा होगी। ये भी याद रखने का तरीका है। तो संध्या गीत कब हुआ था? 1936 के अंदर। निहार को कब लिखेंगे हम? 1930 में। रश्मि को कब करेंगे? 1932 ईस्वी में। और शांति गीत कब हुआ था? 1936 ईस्वी के अंदर। तो निहार कब हो जाएगा? 1935 ईस्वी के अंदर। क्लियर है बात? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, संध्या हो गई तो दीपक जलाओ, 60 में सप्तपर्णा, और अंततः अग्निरेखा। क्लियर? निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, संध्या गीत 36 में, दीपशिखा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सप्तपर्णा 1960 में, अग्निरेखा 1990 में, मरणोपरांत। लेकिन एक जो चीज है यहाँ पर, वो देखिए आप,
1940 कब आता है? 1936 के बाद में, लेकिन 1942 से पहले। तो यहां पर यामा जो रचना है इनकी, महादेवी वर्मा की, उसमें क्या गया? नया कुछ भी नहीं है। 1940 में है, तो 1940 से पहले पहले 1936 तक संध्य गीत, नीरजा, रश्मि और निहार, ये चार काव्य संग्रह, चार गीत संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके थे। इन चारों में से जो सबसे बढ़िया गीत थे, बढ़िया जो कविताएं थी, सबसे अच्छी सुंदर कविताएं थी, भाव की दृष्टि से उत्कृष्ट कविताएं थी, उन सबको छांट कर 1940 के अंदर, 42 में तो दीपशिखा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, लेकिन उससे 2 साल पहले यामा नाम का एक संग्रह प्रकाशित करवाया गया 1940 ईस्वी में। ठीक है, और इस यामा को 1944 में मंगला प्रसाद जो अवार्ड होता था उस समय, उससे सम्मानित किया गया। और 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ, 1982 में क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना के लिए माधवी वर्मा को 1982 ईस्वी में। यामा कब प्रकाशित हुई थी? 1940 में, क्योंकि 1940 से जो पूर्व की रचनाएं हैं, कौन सी? निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन सब रचनाओं में से जो सर्वश्रेष्ठ कविताएं हैं, जो गीत हैं, उनको सम्मिलित करते हुए एक नया संग्रह यामा नाम से प्रकाशित किया था। और इस यामा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप ये भी ध्यान रखिए कि जो महादेवी वर्मा है, ये इंदिरा गांधी की अत्यधिक निकट महिला थी, और बुआ बुआ कहती थी संभवतः इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी इनको, महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा पर राजस्थान के एक सीएम के द्वारा एक नकारात्मक टिप्पणी कर देने पर, सिर्फ मजाक में, कि आप कविताएं पता नहीं क्या लिखती हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, एक सम्मेलन के अंदर, और वो चली गई महादेवी वर्मा के भी, आपका जो मुख्यमंत्री राजस्थान का, वो किस प्रकार का आदमी, उसे तो मेरी कविताएं समझ में नहीं आती, उसे क्या, उसे भाषा ही समझ में नहीं आती, तो वो किस प्रकार का मुख्यमंत्री है। और अगले दिन महादेवी वर्मा को कहा कि कोई नहीं, मैं देख लूंगी, और इंदिरा गांधी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। ये एक राजनीतिक वस्तु तथ्य है उस समय का। ठीक है, कौन गलत कौन सही वो तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था, और ये इससे आप ये समझ भी सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा ने नो डाउट ये अच्छे काव्य लिखे, लेकिन भारत में जो भी कवियों को जो भी पुरस्कार मिलते हैं लेखन के लिए, वो इस बात के लिए आलोचना से मुक्त नहीं हो सकते कि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, और जो निकट होते हैं राजनीति के लोग, उनके द्वारा पोषित भी होते हैं, और किस प्रकार से मिलते हैं, भेदभाव वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ चलती रहती है। तो इंदिरा गांधी के समय इनको 1982 ईस्वी के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर हो गई आपको बात? उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी अ, छायावाद के संबंध में जितनी भी कविताएं और जो भी संग्रह हैं, उनको याद रखने की सारी ट्रिक, सारा तरीका, और सहसंबंध, साहचर्य जो भी बनाना है, वो अब तक बन गया होगा। और अगर आपने ये एक सवा एक घंटे की कक्षा होगी, अगर पूरी तरीके से देख ली है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको भूल पाएंगे क्या कभी, इस कक्षा को। तो बढ़िया तरीके से अगर आपने एक बार देख ली, याद नहीं रह रहा, तो 2 बार देखिए, और खुद के नोट्स भी बनाइए। ये जो चीज़ें हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हाथ से लिखने की हैबिट नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, इन चीज़ों को चाहे मोबाइल में पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़ जरूर लें। ये आपके बहुत काम आने वाली है। 2 प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से बनने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी रह गई जो मैं शायद आपको बता देता हूँ। एक, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे इनको, सुमित्रा नंदन पंत को, तो ये जो परिवर्तन कविता हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, अगर आपको पता हो तो, सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता परिवर्तन, ये पल्लव में प्रकाशित हुई थी। इससे भी आपको याद रह जाएगा। पल्लव अगर याद नहीं रह रहा, यूजी व पीजी के अंदर के पल्लव कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो इसके अंदर जो परिवर्तन कविता है हमारे पाठ्यक्रम में टेक्स्ट के रूप में सम्मिलित है, वो पल्लव के अंदर प्रकाशित हुई थी। ये एक एडिशनल जानकारी जो छूट गई थी। अब आज की कक्षा पूरी होती है, 5-6 पेज की पूरी कक्षा है,
और अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे कक्षा देखने के बाद में, तो आप देखेंगे कि जब एग्जाम पास में होगा तो ये सारी जो 8-10 पन्ने हैं वो आप 8-10 मिनट में पढ़ सकते हैं और 2 प्रश्न पक्के कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है? तो कक्षाएँ देखते रहिए और अपनी खुद की भी ट्रिक बनाते रहिए अगर मेरी ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है तो। धन्यवाद।